गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर टू में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें हम जल शुद्धिकरण के लिए जल भंडार से जल का शुद्धिकरण, जल घर में जल शुद्धिकरण निकाय, जल घर में जल शुद्धि निकाय, जल घर में जल शुद्धि निकाय का टॉपिक हमने अगली वीडियो में पढ़ा था। मतलब जो जल घर होता है उसमें जल शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है उसका हमने लेसन भाग 9 में पढ़ा था। अब ये पार्ट्स अपन का है 10 भाग में देखते हैं कि जल ही क्या है, जीवन है। मनुष्यों के लिए जल क्या है, जीवन है। ठीक, जल ही जीवन है और पृथ्वी पर 3/4 भाग पर क्या जल पाया जाता है, जिसका मानव क्या है 1-2% उपयोग करता है। अब वातावरण में परिवर्तन के कारण जल का स्तर लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए जल को एकत्रित करके या उसे शुद्ध करके पानी पीना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, जल शुद्धिकरण के लिए हम जल भंडार से जो तलहट टैंक होता है उसे जोड़ देते हैं। मतलब जल भंडार से क्या तलहट टैंक को जोड़ दिया, जल भंडार से तलहट टैंक को क्या जोड़ देते हैं। अब तलहट टैंक से एक पाइप निकाल कर उसे बाहर टैंक से जोड़ दिया। अब बाहर टैंक को से एक पाइप निकाल कर उसे छानक टैंक में जोड़ देते हैं। अब छानक टैंक को मुख्य टैंक में क्या जोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है कि चित्रानुसार जल भंडार से जब तलहट टैंक से जोड़ते हैं तो इसके ऊपरी सिरे पर एक क्या निकाल दिया, पाइप निकाल दिया है। ऊपरी सिरे के पाइप को निकाल कर उसे बाहर टैंक से जोड़ दिया, बाहर टैंक से ऊपरी सिरे से पाइप निकाल छानक टैंक से जोड़ देते हैं। अब जो तलहट टैंक होता है उसमें जो बाह्य अशुद्धि होती है, तलहट टैंक में बाह्य अशुद्धियाँ क्या होती है, नीचे बढ़ जाती है। अब तलहट टैंक जल भंडार से जब पानी आया तो तलहट टैंक में क्या बाह्य अशुद्धियाँ क्या नीचे बैठ जाती है। अब जब तलहट टैंक में बाह्य अशुद्धि नीचे बैठ जाती है तो बचा खुचा पानी अब किस में जाएगा, बाहर टैंक में चला जाता है। अब बाहर टैंक में क्या रहती हैं, निलंबित अशुद्धियाँ रह जाती हैं। बाहर टैंक में निलंबित अशुद्धियाँ रह जाती हैं। अब बाहर टैंक में क्या रह जाएंगी, निलंबित अशुद्धियाँ रह जाती हैं। बाहर टैंक में निलंबित अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जबकि तलहट टैंक में जो बाह्य अशुद्धि होंगी ये वो नीचे या ठोस पदार्थ के कण के नीचे बैठ जाते हैं। अब बचा कुचा पानी क्या है, बाहर टैंक में जाएगा। बाहर टैंक में क्या हो जाती है, निलंबित अशुद्धियाँ रह जाती हैं। और निलंबित अशुद्धियाँ रहने के बाद बचा कुचा पानी ऊपरी स्लेज पाइप के माध्यम से छानक टैंक में जाता है। अब छानक टैंक में जो भी बारीक जो अशुद्धियाँ होती हैं, जल हुआ, जो बारीक बालू हुई, मोटे कंकड़ हुए, वो छानक पत्र की सहायता से उसमें क्या छन जाते हैं। अब बचा कुचा जो पानी है मुख्य टैंक में क्या अलग टैंक में आ जाता है। अलग टैंक में आ जाता है। अलग टैंक में आने के बाद में हम उसका क्या करते हैं, क्लोरीकरण करते हैं। उसमें मान शुद्ध करने के लिए उसमें लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर आदि दवा लगा देते हैं और उसे अलग पानी में अलग पात्र में उस पानी को निकाल लेते हैं। इस तरह से ये क्या होगा, जल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। ठीक, इस प्रकार पीने योग्य जल को अपन उपयोग में ले सकते हैं। जल घर में जल शुद्धि निकाय का ये क्या है, फार्मूला है, ये चित्र है। ठीक, तो इसमें अपन को क्या याद रखना है, जल भंडार से बाद में तलहट टैंक में पानी आएगा। तलहट टैंक के बाद में बाहर टैंक में जो भी अशुद्धियाँ होंगी वह छानक पत्र के साथ छानक टैंक में जाकर शुद्ध हो जाएंगी। शुद्ध होने के बाद उसको हम क्या करते हैं, क्लोरीन ही करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं और पानी पूर्ण रूप से क्या शुद्ध हो जाता है, उसको पीने योग्य बनाते हैं। इसके बाद में आपका टॉपिक है किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना कैसे करते हैं। तो टॉपिक है आपका क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस में पार्ट्स 10 लेसन है क्या हमारे
आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। टॉपिक है किसी अशुद्ध नमूने में से कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। ठीक, मतलब किसी अशुद्ध नमूने में से कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त किया जाता है उसका। ठीक, तो अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने का हम घोल लेते हैं। मतलब क्या लेते हैं, अशुद्ध नमूना, अशुद्ध जो होता है नमूने का, अशुद्ध जो कॉपर सल्फेट के नमूने का क्या ले लिया, घोल लेते हैं। तो अशुद्ध कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया, घोल लिया। तो हम सर्वप्रथम हम चीनी मिट्टी की प्याली में चीनी मिट्टी की प्याली में अशुद्ध कॉपर सल्फेट का घोल लेते हैं। ठीक, घोल लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, चीनी मिट्टी की प्याली में अशुद्ध कॉपर सल्फेट का घोल ले लिया। अब जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोलते हैं। अब इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोलते हैं। जल की न्यूनतम मात्रा में क्या घोलते हैं, जिससे ठोस अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक, अब छने हुए द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब छने हुए द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक, गर्म करते हैं जिससे वह विलयन क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं। ठीक, थोड़े समय शांत रख देते हैं। थोड़े समय में कॉपर सल्फेट के गाढ़ियम विलयन से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। थोड़े समय के लिए शांत छोड़ दिया। शांत छोड़ने पर कॉपर सल्फेट के गाढ़े विलयन से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। इस विधि को क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। इस विधि को क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। ठीक, तो दोबारा समझते हैं इस टॉपिक को। किसी अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रयोग है। हम सर्वप्रथम हमें चीनी मिट्टी की क्या लेते हैं, प्याली लेते हैं। चीनी मिट्टी की हमने क्या ले ली, प्याली ले ली। अब उसमें अशुद्ध कॉपर सल्फेट का क्या घोल लेते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में अशुद्ध कॉपर सल्फेट का क्या घोल लिया। अब इसे जल की न्यूनतम मात्रा, कम मात्रा में जल से उसे क्या घोल लेते हैं और विलयन बना लेते हैं, जिससे जो ठोस अशुद्धि होती है कॉपर सल्फेट वो क्या दूर हो जाती है। अब जो विलयन बनाया कॉपर सल्फेट के विलयन, उसे हम धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं।
गर्म करने के बाद में उस विलयन जब गाढ़ा हो जाता है तो उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं। तो विलयन को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया तो उसके बाद में क्या, कॉपर सल्फेट जो गाढ़े विलयन से जो कॉपर सल्फेट का जो गाढ़ा विलयन बना है ठंडे होने के पश्चात उस विलयन से जलवाष्प बन के क्या बूंदें उड़ जाती हैं। कॉपर सल्फेट की विलयन गाढ़े विलयन से जलवाष्प बनकर यह उड़ जाता है। अब जलवाष्प जो भी कुछ पानी हो, गर्म पानी वह वाष्प बनकर उड़ जाएगा। बाद में हमें जो प्राप्त होगा वह शुद्ध कॉपर सल्फेट के हमें क्या क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसको ही क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। तो इस कारण से जे अशुद्ध नमूने से अपन ने शुद्ध क्या प्राप्त कर लिया, कॉपर सल्फेट प्राप्त कर लिया। शुद्ध कॉपर सल्फेट में क्या प्राप्त हो गया। और एक प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण 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 विधि क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से अधिक श्रेष्ठ है क्यों। जो क्रिस्टलीकरण विधि होती है वह वाष्पीकरण विधि से अधिक श्रेष्ठ है क्यों। इसका आंसर बताना है हमको। जो क्रिस्टलीकरण विधि होती है वह वाष्पीकरण से श्रेष्ठ क्यों मानी गई है। तो क्रिस्टलीकरण विधि को श्रेष्ठ इसलिए माना है कि इसमें कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं। इसमें कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं। इसमें कुछ ठोस क्या विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान घुल जाते हैं। चीनी के समान क्या घुल जाते हैं। तो क्रिस्टलीकरण जो विधि होती है वाष्पीकरण से श्रेष्ठ इसलिए है कि इसमें कुछ क्या है तो कुछ तो क्या विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी के समान क्या घुल जाते हैं। छानने के पश्चात अशुद्ध जो विलय होता है, अशुद्ध विलय को ब्लैक में घोलने पर उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। ठीक, रह जाती हैं। यदि इसका वाष्पीकरण कराया जाए, कराते हैं जो अशुद्धि होती हैं वाष्पीकरण कराएं तो ये अशुद्धियाँ पदार्थ को समदूषित कर देती हैं। पदार्थ को क्या कर देती हैं, समदूषित कर देती हैं। ये पदार्थ को समदूषित कर देती हैं। इसीलिए क्रिस्टलीकरण विधि श्रेष्ठ मानी गई। इसलिए क्रिस्टलीकरण विधि को श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए क्रिस्टलीकरण विधि को क्या श्रेष्ठ माना गया है। तो क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ जो होती है, इसमें कुछ जो क्रिस्टलीकरण विधि में कुछ क्या अवशेष क्या विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी के समान क्या घुल जाते हैं और छानने के पश्चात जो अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या विलय को ब्लैक में घुलने पर उसमें कुछ अशुद्धियाँ जो रह जाती हैं। यदि इसका वाष्पीकरण कराएं मतलब छानने के पश्चात जो भी अशुद्धियाँ हैं वो विलय को ब्लैक में घुलने पर चीनी के समान तो घुल जाता है, लेकिन छानने के पश्चात जो अशुद्ध जो विलय होता है उसको विलायक में घुलने पर उसमें क्या अशुद्ध हो जाएंगी। अशुद्ध विलय पदार्थ को अपन जब जल जैसे विलायक में घोलते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। यदि इसका वाष्पीकरण कराएं तो यह अशुद्ध पदार्थ जो होता है यह उस विलयन को क्या समदूषित कर देता है। यह अशुद्धियाँ पदार्थ को क्या कर देती हैं, समदूषित कर देती हैं। इसलिए क्रिस्टलीकरण विधि को क्या श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से क्या अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। अब कारण यही है कि इसमें क्या है, यह पदार्थ को क्या कर देती है, संदूषित कर देती है वाष्पीकरण विधि द्वारा।
इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो हमने आज ये वीडियो में आपके लिए क्रिस्टलीकरण विधि पढ़ी, वाष्पीकरण से श्रेष्ठ क्यों है, और किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर चक्र हमने प्राप्त किया। अशुद्ध नमूने में से अशुद्ध जो नमूना है उसमें से कॉपर चक्र विलयन हमें प्राप्त हुआ। ठीक, जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे केशव विद्या मंदिर के चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक, जो भी डाउट्स हैं उसको फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।